प्यारे बच्चों, आज आपका जो फोर्थ चैप्टर है दोहरा लेखा प्रणाली के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, आपने देखा कि लेखांकन प्रणाली क्या है, उसका उपयोग क्या रहता है। तो और एक आदर्श लेखांकन प्रणाली क्या हो सकती है, पुस्त पालन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, और दोहरा लेखा प्रणाली का उदय कैसे हुआ, इसका अर्थ एवं परिभाषा, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, लेखा पुस्तकें, इसके सिद्धांत, लेखांकन प्रक्रिया और इसके लाभ तथा दोष। तो दोहरा लेखा प्रणाली में हम इन सब भी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास रहता है कि लेखांकन प्रणाली है क्या, लेखांकन है क्या। तो जैसे आपने शुरू से ही पढ़ा कि जब भी कोई व्यवसाय कोई लेन देन करता है तो उसको लिखने की एक प्रक्रिया होती है, और किन लेन देनों को व्यावसायिक लेन देन माना जाएगा, इन पर जो है वो महत्वपूर्ण नज़र रहती है। तो जैसे इसने लिखा हुआ है कि लेखांकन की आवश्यकता उस प्रत्येक संस्था को रहती है जो मुद्रा में लेन देन करता है, चाहे वो संस्था लाभ कमाने वाली हो, चाहे समाज सेवा के लिए स्थापित की गई हो, चाहे छोटे पैमाने की हो, चाहे बड़े पैमाने की हो। बिना लेखांकन के जो है हम उसके परिणामों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो भी परिणाम व्यक्त किए जाएंगे वो लेखांकन के आधार पर ही व्यक्त किए जाते हैं। तो इसलिए हम लेखांकन प्रणाली से अभिप्राय उन सिद्धांतों और नियमों के समूह से लेते हैं जिसके अंतर्गत लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने के लिए, व्यावसायिक व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे लेखांकन प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करना, उनको लिखना, उनको वर्गीकृत करना, उनको संक्षिप्त करना और उनकी व्याख्या करना। कहने का मतलब है इसमें ये सारी बातें सबसे पहले तो पहचान करने से लेते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको वर्गीकृत करना है, फिर उसका संक्षिप्तीकरण मतलब उसकी समरी बनानी है, फिर उसके बाद जो है वो व्याख्या करनी है कि क्या परिणाम वो व्यवसाय जो है हमें दे रहा है। तो एक आदर्श लेखांकन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो विशेषता यह होनी है उसकी कि सरलता। सरलता का तात्पर्य ये रहता है कि ये प्रणाली जो है बड़ी संदिग्ध भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी कठिन भी नहीं होनी चाहिए, कि सामान्य व्यक्ति में सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति जो है वो इस प्रणाली को जो है वो समझ सके। मतलब लिखना जानने वाला व्यक्ति भी जो है लेखांकन प्रणाली को जो है समझ सके, और उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। उद्देश्यों की पूर्ति, कहने का मतलब जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित किए कोई व्यवसाय स्थापित किया जाता है, तो व्यावसायिक उद्देश्य मुख्यतः जो है लाभ प्राप्त करना होता है। तो उसकी आवश्यकता उसके आकार प्रकार के अनुरूप ही जो है लेखांकन प्रणाली अपनानी चाहिए, जिससे कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हमें विभिन्न पक्षों को देनी होती है वो प्राप्त हो सके। इसके पश्चात जो है आपका वैज्ञानिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका जो मतलब पक्षपात इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक साइंटिफिक बेसिस मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। इस तरह से मतलब भावुक तरीके से जो है ये प्रणाली जो है नहीं अपनानी चाहिए। इसमें तथ्यों को आधार ही माना चाहिए। जैसे विज्ञान में कारण और परिणाम के संबंध को स्थापित किया जाता है, तो इस तरह से ये वैज्ञानिक होनी चाहिए। लॉज होनी चाहिए इसमें,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एक मतलब स्ट्रिक्ट स्थायी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अगर लेखांकन प्रणाली में कोई तब्दीली करनी पड़े, परिवर्तन लाने की आवश्यकता हो, तो उसका विस्तार भी किया जा सके और उसको जो है बार बार बदलना भी ना पड़े। इस तरह से इसमें जो है थोड़ी सी इलास्टिसिटी का होना ज़रूरी है, मित व्यय, और ये आपकी कम खर्चीली भी होनी चाहिए। और सबसे अहम बात इसमें रहती है कि ये सूचनात्मक होनी चाहिए। सूचनात्मक का मतलब है कि लेखांकन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जब भी व्यवसाय को जिस प्रकार की सूचना चाहिए वो एकदम से लेखों को देख के जो है उसको प्राप्त हो जाए। इसके बाद सरकारी नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। अब देखिए, सरकार जो है समय समय पर विभिन्न व्यवसायों से संबंधित जो है नियम तय करती है, तो उन नियमों की अनुपालना जो है वो समय रहते सरकार के द्वारा जो है वो उसको मतलब स्थापित किया जाता है, तो उनकी अनुपालना होती रहनी चाहिए। इसके बाद है आपका आकेक्षण। अब देखिए, लेखांकन प्रणाली जो है तभी सत्य मानी जाएगी जब वो निश्चित सिद्धांतों के आधार पर जो है बनाई गई हो, और निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही अगर कोई लेखांकन किया जाता है तो उसको सत्यापित भी किया जाता है, और इसके लिए जो है वो उसका आकेक्षण भी किया जाना अनिवार्य है। अब देखिए, बुक कीपिंग की विभिन्न प्रणाली। देखिए, समय समय पर जो है वो व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ जो है वो स्थापित की गई है। हमारे पास जो है लेखांकन की जो है 4 प्रणालियाँ रहती है। सबसे पहले है रोकड़ प्रणाली। अब देखिए, ये आमतौर पर जो है सरकारी संस्थाओं के द्वारा वो स्थापित की जाती है। इसमें केवल उन्हीं लेन देनों को जगह दी जाती है जो नगद किए गए। इसमें उधार लेन देनों को कोई जगह नहीं होती है। इसलिए जैसे आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके द्वारा ही इसको जो है तैयार किया जाता है, और इस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत जो है हम केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय एवं व्यय खाता तैयार करते हैं। इसका जो प्रयोग है वो स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, क्लब, धार्मिक संस्थान द्वारा किया जाता है। इस रोकड़ प्रणाली को जो है आप नेक्स्ट आप एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, जो कि आपको मतलब नेक्स्ट ईयर +2 में आपको डिटेल के तौर पे जो है समझाया जाएगा इसको। तो ये कैश सिस्टम कैसे है? कैश का मतलब केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जो नगद किए गए। दूसरी आपकी एकल प्रविष्टि प्रणाली। ये थोड़ा सा रोकड़ सिस्टम से थोड़ा विस्तारित रूप में ली गई है इसको। तो इस प्रणाली के द्वारा जब लेखांकन का कार्य किया जाता है तो उसमें लेनदारों और देनदारों के व्यक्तिगत खातों के साथ केवल रोकड़ खाता बनाया जाता है। अन्य वास्तविक और अवास्तविक खाते न दिखाए जाने के कारण इस प्रणाली के खातों से व्यवसाय की सही लाभ हानि व वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस प्रणाली को भी हम अधूरी मानते हैं। अब देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एकल प्रविष्टि प्रणाली में हम उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं उनका तो हम ब्यौरा देते हैं, साथ में नगद लेन देनों का ब्यौरा जो है उसमें देते हैं। लेकिन हम जो हमारे पास जो है वो दूसरे खाते होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक खाते, उनको ना दिखाया जाता है। वास्तविक खाते का मतलब है जैसे हमारे पास संपत्तियाँ कुल कितनी हैं, हमारे पास जो है खर्चे कितने हैं, किस तरह से हम उनको एडजस्ट कर रहे हैं, इस तरह के खाते ना दिखाए जाने के कारण इसको अधूरा माना गया। इसके बाद है हमारा भारतीय लेखांकन प्रणाली। तो इसको जो है मुनिमी पद्धति भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग जो है प्राचीन काल से हो रहा था। अब ये इसको कई बार जो है हमारे महाजन जो है इस विधि का प्रयोग करते रहते थे। जैसे आपने कई बार फिल्मों में भी जो है एक लेखाकार को जो है लंबी जिल्द वाली, लाल रंग की जिल्द वाली लंबी बहियों का प्रयोग करते देखा होगा। तो इसमें काली स्याही से जो है इनमें लेखों का और काम होता था, लेकिन आजकल जो है इसमें नीली स्याही का भी काम हो रहा है। और
प्रत्येक लेन देन के नाम तथा जमा दो पक्षों में बांटकर जो है इसको लिखा जाता है। कहने का मतलब है ये ज़्यादातर आधुनिक प्रणाली का जो है एक पुराना रूप है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व लाभ हानि का ज्ञान किसी भी समय जो है किया जा सकता था। कहने का मतलब है कि ये जो प्रणाली है इसको हम आधुनिक प्रणाली का आधार मान के चलते हैं। इसके पश्चात जो है हमारी जो आधुनिक प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसको कि हम विस्तारित रूप से जो है हमारे इस सेशन में पढ़ेंगे इसको। तो यह प्रणाली जो है काफ़ी आधुनिक है, वैज्ञानिक है और ये सर्वोत्तम मानी गई है। अपने गुणों के कारण इस प्रणाली को विश्व भर के देशों में जो है प्रयोग किया जाता है और इस प्रणाली में सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा किया जा रहा है। इस प्रणाली का प्रयोग किसी भी व्यावसायिक फर्म के द्वारा प्रत्येक लेन देन को नाम तथा जमा में दो पक्षों में बांटकर जो है किया जाता है और इस प्रणाली में लेखे प्राय अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। व्यवसाय के लाभ हानि वित्तीय स्थिति को जानने के लिए अंतिम खाते भी तैयार किए जाते हैं। तो हम आमतौर पर जो है केवल दोहरा लेखा प्रणाली को जो है वो स्टडी करते हैं और इसका अध्ययन जो है हम इसका करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ था। अब देखिए इसका उदय जो है हम 1800 ईस्वी से ले रहे हैं। तो 1800 ईस्वी तक पुष्प पालन के विषय पर जो है बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, जैसे वेनिस, जिनेवा, फ्लोरेंस, पेरूजा आदि व्यवसायिक केंद्र जो थे जहाँ पर पुष्प पालन संबंधी जो है वो साहित्य प्रकाशित होता रहता था। लेकिन इसका उदय जो है हम एक फ्रांसीसी भिक्षुक फरा लुका पैसियोली को मानते हैं, जिसने अपनी पुस्तक में 1494 में समा डी अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनेटा प्रीपोर्शनैलिटा के नाम से जो प्रकाशित हुई है। कहने का मतलब है जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली का जो उदय है वो एक फ्रांसीसी भिक्षुक जिसका नाम फरा लुका पैसियोली है 1494 का माध्यम से लिया जाता है और जिसकी पुस्तक जो है वो आपके समा डी अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनैलिटा एंड प्रीपोर्शनैलिटा के नाम से जो है प्रकाशित हुई है। इस अध्याय में पैसियोली ने प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं को नियमानुसार लिखने की विधि अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली की व्याख्या की थी। इस अध्याय में पैसियोली ने मेमोरियल अर्थात जर्नल, क्वाड्रिनो आदि लेजर तैयार करने की विधि समझाई हुई है और अपनी विशेषताओं के कारण यह पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय भी रही। और उसके बाद पैसियोली के अनुयायियों ने इस ज्ञान को यूरोप के अनेक देशों में पहुंचाया और इसे इटालियन पद्धति भी कहते हैं। इस समय पुष्प पालन का विषय प्रायः गणित की पुस्तकों के साथ ही चलता था और उसके बाद जो है आपका इसके पीछे आपके जैसे 1553 में जेम्स प्यूल ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जिनके डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी पूरा ब्यौरा दिया गया था। 17वीं शताब्दी में पैसियोली की पद्धति में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और 1785 में ने अपनी पुस्तक इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एडवर्ड जोन्स ने, जिसमें उन्होंने पुरानी प्रणाली में महत्वपूर्ण व्यापारिक परिवर्तन किए, जिन्होंने रोजनामचे में एक के स्थान पर दो खाते बनाए, एक डेबिट पक्ष तथा दूसरा क्रेडिट पक्ष राशि के लिए। इसके अलावा उन्हें सहायक बही जैसे रोकड़ बही, क्रय बही और विक्रय बही साथ तलपट की व्याख्या की। कहने का मतलब है कि आपका जो 1544 से लेकर सन 1800 ईस्वी तक लेखांकन प्रणाली में जो जो सुधार हुए और जिसको जो अंतिम रूप दिया गया और आधुनिक रूप दिया गया उसको ही हम जो है दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अब देखिए दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा में, अब जैसे इसके शब्दों से स्पष्ट है, दोहरा लेखा मतलब कोई भी लेन देन जो है वो दो खातों में लिखा जाएगा। अगर एक को डेबिट किया जाएगा तो दूसरे को क्रेडिट अवश्य किया जाएगा। क्रेडिट का मतलब एक लेने वाला है, एक देने वाला है।
तो देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा और लेने वाले को डेबिट किया जाएगा। नाम, नाम जमा, नाम मतलब घटाना और जमा मतलब जमा। तो जैसे बैटल बॉयल लिखता है, इसकी परिभाषा देता है कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है तथा यह दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। अतः जब किसी लेन देन का पूर्ण लेखा करना हो तो आवश्यक होगा कि एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा। प्रत्येक लेन देन के इस दोहरे प्रभाव के कारण ही इस प्रणाली का नाम जो है दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा या दोहरा लेखा प्रणाली का उदय हुआ। इस तरह से आपके जो बाटली वाय के द्वारा ये परिभाषा जो है एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी गई है, जिसमें कि वो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कोई भी व्यावसायिक लेन देन जो है वो दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है, और जब भी कोई लेन देन होता है तो ये एक आवश्यक होगा कि एक खाते को डेबिट किया जाएगा और दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। अब इसी तरह से विलियम पिकल्स, दोहरा लेखा प्रणाली में मुद्रा में व्यक्त व्यवहार को दोहरे पहलू से देखा जाता है। मुद्रा में व्यक्त व्यवहार को देखिए, जब भी हम व्यावसायिक लेन देन की बात करते हैं तो व्यावसायिक लेन देन का मतलब ये है कि जब भी कोई लेन देन होता है उसको जो है मूल्यों में आंका जा सके, उसका मुद्रांकन किया जा सके, तो उसको ही हम जो है व्यावसायिक लेन देन मानते हैं। तो जिसमें एक लाभ को प्राप्त करता है, दूसरा लाभ को त्यागता है, जिसमें प्रथम खाते में नाम तथा दूसरे खाते में जमा। अब देखिए इसका दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन दो पक्ष माने जाते हैं एवं लिखे जाते हैं। जैसे माल क्रय किया तो व्यवसाय में माल आ रहा है, रोकड़ जा रहा है, अर्थात माल खाता पाने वाला है, रोकड़ खाता देने वाला है। इस प्रकार मोहन को भुगतान किया, मोहन प्राप्त करता है और रोकड़ खाता जाने वाला है, देने वाला है। इस तरह से जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। तो एक पक्ष जब प्राप्त करने वाला होगा तो अवश्य दूसरा पक्ष जो है वो देने वाला होगा। हम ये मान के चलेंगे कि जब भी कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो दो खातों को जो है, दो पक्षों को जो है प्रभावित कर रहा है। अब जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना का मतलब ये है कि व्यवसाय की एक तो संपत्ति चली गई, संपत्ति के जाने से व्यवसाय को क्या हो गया, लॉस हो गया। एक तरफ आपकी मशीनरी नष्ट हो गई, दूसरी तरफ आपका व्यवसाय को घाटा पड़ गया। तो इस तरह से जो है आपका दोहरा लेखा प्रणाली को जो है वो दर्शाया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली की अब विशेषताएं क्या रहती है? देखिए इसमें निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। देखिए इसको वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा गया है, आधुनिक प्रणाली भी कहा गया है, तो इसलिए जो है इसके निश्चित नियम हैं। दो खातों में लेखा किया जाता है, व्यक्तिगत अथवा अव्यक्तिगत खाते इसमें शामिल होते हैं। व्यवहार का लेखा जो है विपरीत दिशाओं में किया जाता है, और अंत में जो है तलपट बनाना। देखिए जब हम व्यवहार का लेखा जो है दो पक्षों में करते हैं तो दोनों पक्षों में बराबर राशि से जो है वो डेबिट क्रेडिट किया जाएगा। दोनों पक्ष जो है बराबर राशि से जो है वो डेबिट क्रेडिट किए जाएंगे। तो इसका मतलब जो है जब हम लास्ट में उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए उनके डेबिट क्रेडिट का टोटल लेंगे तो वो आपस में मिलना चाहिए। तो जब मिल जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमारी जो भी लेखांकन का कार्य किया है वो सही किया है, अन्यथा जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह चुकी है। इसके पश्चात जो है आपका अंतिम खाते तैयार करना। जब हमारा तलपट तैयार हो जाता है तो उसके पश्चात जो है हम अंतिम खाते जो है वो तैयार करते हैं। अंतिम खाते का मतलब ऐसे खाते जो वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं और वही जो है व्यवसाय के चित्र को जो है प्रदर्शित करते हैं कि व्यवसाय में कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, उसके कुल कितनी संपत्तियां हैं, दायित्व हैं, लेनदार हैं, देनदार हैं। इसके पश्चात जो हमारे पास आता है दोहरा लेखा प्रणाली में लेखी की पुस्तक है। अब देखिए इसमें लेखी की पुस्तकों में एक है आपका रोजनामचा, कैश बुक, लेजर। अब हम इन बुक्स के बारे में डेली जो है वो थोड़ा स्टडी करेंगे। देखिए रोजनामचा उर्दू का शब्द है, ये रोज लिखना
कहने का मतलब जो भी व्यावसायिक लेन देन होता है उसको लेखे की पुस्तकों में सबसे पहले यादाश्त के तौर पर लिखा जाता है। इसके बाद कैश बुक है आपकी नगद लेन देनों के लिए, इस बुक का सहारा लिया जाता है। खाता बही है, इसका प्रयोग जो है हम अलग अलग खातों के वर्गीकरण के लिए करते हैं। अब आपके पास जो है वो लेखी की पुस्तकों का विस्तृत चार्ट दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई प्रारंभिक पुस्तक है। प्रारंभिक पुस्तक का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यावसायिक लेन देन होता है तो सबसे पहले जो जगह जो है उसकी उन्हीं पुस्तकों में रहती है। ये इनको दूसरे शब्दों में हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी बुक्स भी इनको कहते हैं। इनको सामान्य पुस्तक भी कहते हैं, मेमोरेंडम। और इसमें आमतौर पर ये आपका जर्नल आता है। और दूसरा है आपका खाता बही। खाता बही जो आपकी ये अंतिम पुस्तक कहलाती है। अंतिम पुस्तक, अंतिम पुस्तक कहने का मतलब है इसमें इसके बाद जो है लेखों को आगे नहीं लिखा जाता है। इसके बाद जो है अंतिम खाते जो है खाता बही के आधार पर जो है तैयार किए जाते हैं। देखिए, प्रारंभिक पुस्तकों में आपकी स्मरण पुस्तक, सबसे पहले डायरी जिसको हम कहते हैं, ये रोजनामचा जिसका हम दूसरा रूप लेते हैं। उसके बाद जो है उसकी सहायक पुस्तक है। सहायक पुस्तकों में देखिए रोजनामचा है हमारा, उसमें लिखते रहते हैं, लेकिन जब व्यवसाय का आकार बड़ा होता है तो हम एक ही पुस्तकों में बार बार डेबिट क्रेडिट करने के बजाय हम क्या करते हैं, लेन देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसका अलग अलग पुस्तकों में जो है उसका अंकन करते हैं, उसको लिखते हैं। तो इसलिए प्रकृति के आधार पर जो है हम आगे सहायक पुस्तकों का सहारा लेते हैं। तो सहायक पुस्तकों में आपके पास कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स टर्न है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है और जर्नल प्रॉपर है। अभी देखिए इसकी विशेषताओं में एक आपका ये चार्ट के बाद दिया इसने कि एक पाने वाला है, एक देने वाला है। दूसरा आपका व्यवसाय का प्रत्येक लेन देन में एक खाते के जमा पक्ष में तथा दूसरे खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा। केवल उन्हीं देन देनों का लेखा किया जाता है जो मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। जो भी लेन देन या क्रय विक्रय होता है व्यवसाय के दूसरों के साथ होता है, ना कि व्यवसाय का स्वामी के साथ। व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन को निश्चित सिद्धांतों व नियमों के आधार पर डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इस तरह से आपने जो विशेषताएं हैं वो ध्यानपूर्वक देखनी है और इनको समझना है। अब देखिए लेखांकन प्रक्रिया कैसे की जाती है। सबसे पहले आपका स्रोत, प्रलेख या व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना। तो जब भी कोई लेन देन होता है तो उसका एक प्रलेख तैयार करना होता है। जैसे हम बिल लेते हैं, कोई रिसीट लेते हैं, तो एक किस्म का किसी लेन देन का ये एक प्रलेख होता है, इस जिसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो एक प्रूफ होता है हमारे पास कि कोई व्यावसायिक लेन देन हुआ है। इसके पश्चात जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब रोजनामचा। रोजनामचे में हम उसको लिखते हैं जैसे उसकी प्रकृति होगी। जैसे मान लो हमने गुड्स खरीदी हैं, तो गुड्स तो हमारे पास आई तो हम परचेजिज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और हमारे पास जो है वो कैश चला गया है
तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से हम जो है वो जर्नल एंट्री या रोजनामचा इसका बनाएंगे। अब देखिए सहायक पुस्तकों को बनाना। अब जैसे हमने पहले भी ऊपर चार्ट के माध्यम से आपको बताया कि व्यावसायिक लेन देन की प्रकृति के आधार पर उसको जो है विभिन्न पुस्तकों में लिखा जाता है, जिसका डिटेल आपको आगे चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि रोजनामचा और सहायक पुस्तकें जो है प्रारंभिक पुस्तकें हैं आपकी, और ये एक दूसरे के कार्य को पूरा करते हैं। अब देखिए जब रोजनामचा में या सहायक वहियों में लिख दिया, उसके बाद जो है हम उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब उसको अलग अलग खातों में बांटते हैं। अलग अलग खातों का मतलब है कि व्यवसाय में जो है कई व्यक्तियों के साथ जो है वो लेन देन होते रहते हैं, कई प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, कई प्रकार के खर्चे होते हैं, तो उनको अलग अलग नाम देके जो है अलग अलग खाता उनका बनाया जाएगा और उनको उन खातों में जो है एडजस्ट किया जाएगा, वहाँ पे उनकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद जो है हम खाता बही के शेष निकालते हैं। जब शेष निकालते हैं तो हमें पता है कि एवरी क्रेडिट हैज़ डेबिट, तो हमें पता है कि समान राशि से होगा, जैसा हमारी इसके परिभाषा से पता चल गया है। तो समान राशि से है तो उसके जब भी हम शेष निकालेंगे तो शेष जो है आपस में मिलने चाहिए, और शेषों के आधार पर तलपट बनाएंगे। तलपट कहने का मतलब है एक ऐसा विवरण होता है जो खाता बही के शेषों से तैयार किया जाता है, और ये इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि जो भी हमने लेखांकन का कार्य किया है, जो भी लेन देन लिखा है, क्या वो सही है नहीं। तो इसके अगर दोनों साइड्स का मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड्स आपस में मिल जाएंगे, तो इसका मतलब हमने जो कार्य किया, लेखांकन का कार्य, वो सही किया। इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के विवरण हम तैयार करते हैं, और विवरण तैयार करने के बाद हम जो है उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और संबंधित पक्षों को उसकी जानकारी देते हैं। अब इसके लाभ वैज्ञानिक प्रणाली है, बिल्कुल इसके नियम हैं। व्यवहारों का पूर्ण लेखा है। व्यवहारों का पूर्ण लेखा का मतलब है कि प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित कर रहा है और विपरीत दिशा में कर रहा है। इसमें सारे खाते दर्शाए जाते हैं, ना कि अन्य प्रणालियों की तरह जैसे आपके रोकड़ पद्धति में, एकल पद्धति में आपका इसको कुछ एक खातों को दर्शाते थे। आगे इसके पश्चात जो है तलपट बनाना, तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा, समायोजन की सुविधा। सबसे बड़ी बात है इसमें समायोजन की सुविधा। जब वर्ष के अंत में कुछ एक प्रविष्टियाँ जो रह जाती हैं तो हम उनको क्या करने के लिए क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज उनको हम कहते हैं। कुछ एक एक्सपेंसेस जो अभी हमने उनका उपयोग कर लिया होता है लेकिन उनका भुगतान करने को होता है, तो उनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इस तरह से कई खर्चे ऐसे होते हैं, तो कई आय ऐसे भी होते हैं जो हमने प्राप्त तो कर लिए हैं लेकिन वो कमाई नहीं है उनकी आय, तो हमने प्रत्याहार प्राप्त नहीं की है, उपार्जित नहीं की है, तो इन तरह से इन सभी को जो एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये इसकी विशेषताएं रह गई। और इसका जो आपका दोष है, दोष का मतलब ये है कि सबसे पहले तो एक खर्चीली प्रणाली। खर्चीली प्रणाली का तात्पर्य ये रहता है कि इसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको जो है वो खर्चीली पद्धति कहा जाता है। और उसके बाद है लेखे संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए इसका मुख्य दोष ये भी रहता है कि ये गणितीय शुद्धियों का तो पता लगा जाया जा सकता है तलपट के माध्यम से, लेकिन जो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ उनका पता लगाना जो है कठिन होता है। कई पक्षपाती जो है व्यवसाय में कई तरह की जो है भ्रांतियाँ पैदा कर सकते हैं, तो उनका हम जो है वो उसका पता जो है दोहरा लेखा प्रणाली से नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो दोष हैं जो नाम मात्र के हैं, फिर भी इसका जो एक अच्छी पद्धति माना गया है। इसलिए प्यारे बच्चों है जो है आपके पास आपने थोड़ा इसके असाइनमेंट्स को लिखना है और जानना है कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इसमें कौन कौन सी पुस्तकें जो है वो तैयार की जाती हैं, और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके दोष क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आपने अपने होमवर्क के रूप में, जो अपने असाइनमेंट्स के रूप में जो है वो तैयार करनी है और इनको करना। जब तक आप इन पुस्तकों में गो थ्रू नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा।
तो आपका ये थ्योरेटिकल वर्क जो है वो पूरा होता है। और इसके पश्चात जो है आपके असाइनमेंट्स में जो है वो कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपने इनको जो है वो लिखना है। खासकर जो है आपके जो है निबंधात्मक प्रश्न हैं, उनको विशेष तौर से जो है अपने अपनी कॉपी में लिखना है, इसको तैयार करना है और असाइनमेंट्स को जो है वो प्रदर्शित करना है व्हाट्सएप के माध्यम से। और अगर कोई इस तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई क्वेरीज आपकी रहती है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोनिकली हमसे जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।